हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स का फेट क्या होता है, कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर अगले वीडियो में फैटी लीवर देखेंगे, फैटी लीवर पढ़ेंगे। उसके बाद कीटोन बॉडी का मेटाबॉलिज्म देखेंगे। तो शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो वो जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो स्टोर्ड होता है कहाँ पे? लीवर में, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू में वर्क करता है एज ए एनर्जी सोर्स। और ये लीवर और एडिपोज के बीच में सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड से लीवर में स्टोर होगा और लीवर से फिर मोबिलाइज होगा बीएलडीएल के रूप में, और फिर ब्लड में जाएगा और ब्लड से फिर से मसल्स में यूटिलाइज होगा एसिटिल कोएंजाइम ए के रूप में, जो टीसीए में जाएगा और CO2 निकल जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। तो यही सब हमको बेसिक चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस में, ये जानना जरूरी है आपको। तो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें। ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, साइट होती है कहाँ पे? साइट की बात करें तो साइट होगी लीवर एडिपोज टिश्यू। अब कुछ एंजाइम होगी केवल लीवर में पाई जाती होंगी और कुछ होंगी जो एडिपोज टिश्यू में पाई जाती होंगी। तो लीवर एडिपोज टिश्यू में सिंथेसिस होती है ट्राइग्लिसराइड का। और ट्राई एसाइल जो लीवर और एडिपोज टिश्यू होती है, इसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का क्या होता है? सिंथेसिस। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और एडिपोज टिश्यू में सिंथेसिस होता है ये एनर्जी के लिए होता है, और जो लीवर में सिंथेसिस होता है ये फॉर स्टोरेज। एनर्जी के लिए कहाँ पर सिंथेसाइज होगा? एडिपोज टिश्यू में, और लीवर में स्टोरेज के लिए सिंथेसाइज होता है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब बीएलडीएल के रूप में, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में ये पेरीफेरल ऑर्गन में, पेरीफेरी में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पेरीफेरल टिश्यू में? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रूप में पेरीफेरल टिश्यू में जाएगा। तो ये बात हो गई। अब हम देखते हैं, देखो जो ग्लिसरॉल पार्ट होता है, ध्यान देना, जो ग्लिसरॉल पार्ट होता है फैटी एसिड का, वो कहाँ से आता है और दूसरा पार्ट कहाँ से आता है? तो ग्लिसरॉल पार्ट जो फैट का होता है वो डेराइव होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज से आता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज से आता है, ये ध्यान रखना आप लोग कि जो ग्लिसरॉल पार्ट होता है फैटी एसिड का वो कहाँ से आता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज से आता है। फैटी एसिड में क्या होगा? ग्लिसरॉल होता है ना, तो ग्लिसरॉल पार्ट कहाँ से आता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज से आता है। ये फैटी एसिड आपको पढ़ा चुका हूँ, फैटी एसिड जो बायोकेमिस्ट्री है जनरल पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, उसको दोबारा यहाँ पर बताना कोई फायदा नहीं है। देखो एडिपोज टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल काइनेज। तो एडिपोज टिश्यू की बात करें, एडिपोज टिश्यू, इसमें क्या होगा? एडिपोज टिश्यू जो होता है इसमें ग्लिसरॉल काइनेज डिफिशिएंट होता है। ग्लिसरॉल काइनेज डिफिशिएंट होता है एडिपोज टिश्यू। कुछ जनरल चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे साइकिल पे। तो जो ग्लिसरॉल काइनेज डिफिशिएंट होता है और एंड मेजर सोर्स होता है, मेजर सोर्स ऑफ डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। जो एडिपोज टिश्यू होता है उसमें ग्लिसरॉल काइनेज बहुत ही कम होता है, लेकिन मेजर सोर्स क्या होता है? डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का। और ये डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कहाँ से आता है? फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपको पता होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस में। अब हम चलते हैं कैसे सिंथेसाइज होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस के लिए देखो एसिटिल कोएंजाइम ये होना चाहिए और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट होना चाहिए। तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कहाँ से? मेजर सोर्स कहाँ क्या है? एडिपोज टिश्यू। और एसिटिल कोएंजाइम ए आप लोग जानते हैं कि ये सर्कुलेट होता रहता है, यानी कि ये ब्लड में भी होगा, मसल्स में भी होगा और लीवर में भी होगा। अब और ऐसे ही, और ये किसके द्वारा सर्कुलेट हो रहा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, कार्निटीन, CAT पढ़े हो ना, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 और 2,
इसके कारण इसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसॉल में ये मोबिलाइज हो रहा होगा। तो अब हम स्टेप देखते हैं कि कैसे सिंथेसाइज होता है और किससे बनता है। देखो, सबसे पहले डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट आएगा और उस पर कुछ एंजाइम एक्ट होंगी, एसिटिल को एंजाइम ये जुड़ेगा और यहाँ पे NADH का भी यूज होता है इस बनने में ट्राइग्लिसराइड के। तो अब पूरा स्टेप एक साथ लिख देते हैं। देखो, पहले क्या होगा, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट आया, इसमें फैटी एसाइल को एंजाइम A आके जुड़ेगा और निकल जाएगा थायो को एंजाइम A, HS को एंजाइम A बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम होती है वो होती है एसाइल ट्रांसफरेज। क्या होती है? एसाइल ट्रांसफरेज। एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम फैटी एसाइल को एंजाइम और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट को जोड़ेगी और बनाएगी क्या? बनाती है एसाइल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। क्या बनाएगी? एसाइल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, मतलब कि एसाइल बस जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो फैटी एसाइल को एंजाइम में जो आया, HS को एंजाइम निकल गया, एसाइल ट्रांसफरेज यानी कि एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट पे, तो बन गया एसाइल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। जो एसाइल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बना, ये फिर से कंबाइन करेगा ये तुम्हारा NADPH प्लस H+ की उपस्थिति में क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। तो आगे हो गया रिडक्शन, और एंजाइम कौन सी? रिडक्शन है तो क्या है? रिडक्टेज एंजाइम आएगी। रिडक्टेज एंजाइम आएगी। रिडक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल किसका यूज हो रहा है? NADPH प्लस H+। तो यहाँ पे NADH नहीं है, ध्यान देना, NADH नहीं है, NADPH है, ठीक है, NADPH है। तो NADPH का यूज हुआ तो बनेगा, तो आप लोग जानते हैं बार बार लिखने से क्या फायदा, NADP+, ठीक है, NAD+ बाहर निकलेगा और बन जाएगा लाइसोफास्फेटिडिक एसिड। क्या बनेगा? लाइसोफास्फेटिडिक एसिड। लाइसोफास्फेटिडिक एसिड बनता है। रिडक्शन हो, एसाइल डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का अगर रिडक्शन होता है तो लाइसोफास्फेटिडिक एसिड बनता है। लाइसोफास्फेटिडिक एसिड फिर से फैटी एसाइल को एंजाइम से कंबाइन करेगा। फिर से क्या करेगा? कंबाइन करेगा फैटी एसाइल को एंजाइम A से, और निकलेगा क्या? वही एक मॉलिक्यूल निकाल दो, HS को A, निकल गया बाहर। और ये यहाँ पर फिर से एंजाइम क्या होती है? एसाइल ट्रांसफरेज मतलब फिर से एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पर? लाइसोफास्फेटिडिक एसिड पे, और बन जाएगा फास्फेटिडिक एसिड। क्या बन जाएगा? फास्फेटिडिक एसिड बन जाएगा। फास्फेटिडिक एसिड बनेगा। फास्फेटिडिक एसिड बनेगा। फास्फेटिडिक एसिड जो है उस पर फास्फेटेज एंजाइम वर्क करेगी और एक वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ेगा। तो यहाँ पर H2O जुड़ रहा है और इनऑर्गेनिक फास्फेट एक निकलता है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलता है और एंजाइम जो होती है वो होती है फास्फेटिडेट एंजाइम होती है, फास्फेटिडेट फास्फेटेज एंजाइम होती है और बन जाता है 1,2-डाई ग्लिसरॉल। क्या बनता है? 1,2-डाई ग्लिसरॉल। 1,2-डाई ग्लिसरॉल बनता है। 1,2-डाई ग्लिसरॉल पे फिर से फैटी एसाइल को एंजाइम में ऐड होगा। फैटी एसाइल को एंजाइम A ऐड ऑन होगी और फिर से अगर ऐड हुआ है तो फिर से HS को एंजाइम में निकलेगा, वो नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर फिर से एंजाइम आ गई एसाइल ट्रांसफरेज। तो एसाइल ट्रांसफरेज का यहाँ पर बहुत ही योगदान है, देख लो। तो एसाइल ट्रांसफरेज फिर से एंजाइम आएगी और बन जाएगा ट्राइग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा? ट्राइग्लिसरॉल कहो या ट्राइग्लिसराइड कहो, बात एक ही है।
तो ट्राइग्लिसरॉल बन गया, यानी कि ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस हो गया। ये होता है सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। पहले क्या हुआ, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट आया, फैटी एसाइल कोएंजाइम एक जुड़ा और एसाइल ट्रांसफरेज की उपस्थिति में एसाइल डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट। देखो यहाँ पर केवल ये चीजें आपको, ये वाला स्टेप तो याद रखना है, लाइसोफास्फेटिडिक एसिड और फास्फेटिडिक एसिड का बनना। और तो चीजें आप बना लेंगे कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट लिया, एसाइल डाइहाइड्रोक्सी एसाइल जोड़ दो, फिर उसके बाद में एक उसका रिडक्शन करवा दो, लाइसोफास्फेटिडिक एसिड बनता है, उसके बाद फास्फेटिडिक एसिड बनता है, और फास्फेटिडिक एसिड बाद में क्या बनता है 1,2-डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और उसके बाद में बन जाएगा ट्राइग्लिसरॉल। तो 3 जगह देखो एसाइल ट्रांसफरेज लग रहा है, एसाइल ट्रांसफरेज और एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस के बारे में बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग फेडिंग और फास्टिंग स्टेट पे क्या होता है, कि लाइपोजेनेसिस होती है कि इनहिबिट होती है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। अब देखते हैं वेल फेड स्टेट में क्या होता है। ये सब बता चुका हूँ पहले ही, लेकिन फिर से बताता हूँ। वेल फेड और फास्टिंग में देखते हैं फास्टिंग में क्या होता है। तो वेल फेड स्टेट में क्या होगा, भैया हम खाना बिल्कुल खाए हुए हैं, तो क्या हमको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो लाइपोजेनेसिस होगी कि इनहिबिट होगी, लाइपोजेनेसिस होगी और लाइपोलिसिस इनहिबिट होगी, क्योंकि लाइपोलिसिस से क्या होगा, एनर्जी जनरेट होती है, लाइपोजेनेसिस में एनर्जी और यूटिलाइज होकर स्टोर हो जाएगा एनर्जी। तो हमको स्टोर करना है क्योंकि हम खाना खाए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा लाइपोजेनेसिस क्या होगा, इंक्रीज, लाइपोजेनेसिस इंक्रीज होगा, लाइपोलिसिस क्या होगा, इनहिबिट होगा, लाइपोलाइसिस क्या होगा, इनहिबिट होगा, डिक्रीज होगा, और इंसुलिन इनहिबिट करेगा, इंसुलिन इनहिबिट करेगा एचएस लाइपेज को, थायोलाइपेज को, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिव होगी, लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो होगी वो क्या होगी, एक्टिव होगी, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिव होगी, यानी कि लाइपोजेनेसिस बढ़ गई होगी, हो रही होगी। यहाँ पर ये सीधे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फास्टिंग में क्या हो जाता है, लाइपोजेनेसिस डिक्रीज हो जाती है, लाइपोजेनेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लाइपोलिसिस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, लाइपोलिसिस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और ग्लूकेगॉन एक्टिवेट कर देता है, ग्लूकेगॉन एक्टिवेट कर देगा किसको, एचएस लाइपेज को। और लाइपेज का काम क्या है, क्या है, लिपिड को तोड़ना, तो लिपिड घूमने लगेगी, और साथ में फ्री फैटी एसिड ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, फ्री फैटी एसिड इन ब्लड इंक्रीज, क्योंकि भैया टूट रही है लिपिड, इसलिए फैटी एसिड टूट रही है तो फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में। ये फीड स्टेट के बारे में बात हुआ। अब हम व्हाइट एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करते हैं। इसमें भी शार्ट नोट आ सकता है, तो व्हाइट इधर लिखते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, और इधर ब्राउन एडिपोज टिश्यू। इससे आपको 2 नंबर पूछा सकता है, तो जानना चाहिए आपको। व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, ये मेनली कॉन्कर्ड होते हैं एनर्जी स्टोरेज से। इसमें ये एनर्जी स्टोरेज में कौन कौन होते हैं, और ये थर्मो रेगुलेशन में पहला पॉइंट हो गया। व्हाइट एडिपोज टिश्यू कॉन्कर्ड किससे रखते हैं, किससे विस्तार होता है, एनर्जी स्टोरेज में, एनर्जी को स्टोर करेंगे। वहीं पे ब्राउन एडिपोज टिश्यू थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ये बात हो गई। इसमें क्या होता है, स्फेरिकल सेल होते हैं, स्फेरिकल सेल्स होती हैं, और वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम होंगी। यहाँ पे ये क्या होती है, पॉलीगोनल सेल होती है, पॉलीगोनल सेल होती है, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही ये ब्राउन दिखाई पड़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ये ब्राउन दिखाई पड़ते हैं। तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण ब्राउन दिखाई पड़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो क्या ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन ब्राउन ज़्यादा होगा कि
व्हाइट में, ब्राउन में ज़्यादा होगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा, इसीलिए थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि बल्बर ऑफ द बल्बर होता है ना, पढ़े होंगे फिश में, सील में बल्बर होता है, जो पोलर बियर है उसमें इसका स्टोरेज ज़्यादा होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू का। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में जहाँ पर होगा वो क्या करेंगे, थर्मोरेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके बारे में बात हो गया। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड, यानी कि टाइएसाइल ग्लिसराइल का होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और साथ में होता है ओलिक। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल लगभग होता है 80%। 80% क्या होता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और प्लस होता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या है, फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड, और ये होता है 50%। 50% ये क्या है, फैटी एसिड है। ठीक है, तो ओलिक एसिड क्या है, फैटी एसिड है, तो पढ़ चुके ओलिक एसिड के बारे में। अब ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसमें बता दिए कि बहुत ही ज़्यादा ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, और ये जैसे कि हाइबरनेशन, न्यूबॉर्न में इम्पॉर्टेंस रखते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कहाँ पर ये होते हैं, हाइबरनेटिंग एनिमल में ये इम्पॉर्टेंट रखते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में बात हो गया, छोटा सा वीडियो था। अब हम अगला वीडियो लाएंगे फैटी लीवर के बारे में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।